नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं भारत की बात। आज भारत और भारतीयों की बात में सबक यह है, आपको पता होगा कि दुनिया अब दो ध्रुवों में बंटने वाली है। विश्व युद्ध मुहाने पर है, जिसकी शुरुआत रशिया ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर पूरी जवाबी हमला और तीन तरफा हमले से दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है। यूक्रेन रशिया का इतिहास समाचारों पर पता चल गया होगा। मैं सबक पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं कि हमें यूक्रेन और रशिया में जो हुआ है उससे हमको क्या सबक लेना है। मित्रों, सबसे पहला सबक हमें इस बात को लेनी चाहिए कि अगर आप स्वयं शक्तिशाली ना हैं तो दूसरों के भरोसे खुद को शक्तिशाली मानने का भ्रम ना पालें। अगर आप में खुद में सामर्थ्य नहीं है तो दूसरे के भरोसे अपने आप को सामर्थ्यवान मानने की भूल ना करें। हमारे तरफ एक भोजपुरी में कहावत है कि न्योता के भरोसे जोग ना कोई है, जोग अपना भरोसे कर लेना। दुनिया ये पहले से देखती आई है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान है वो दोषी नहीं है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप स्वयं सक्षम नहीं है तो कोई बाहरी शक्तियां आपको शक्तिशाली नहीं कर सकती, आपको मदद नहीं पहुंचा सकती। यूक्रेन पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस यूएसएसआर का एक अंग था। 1917 में वो पहली बार अपने आप को आजाद घोषित किया, लेकिन 1920 में वापस सोवियत रूस का अंग बन गया। सोवियत रूस का जब अमेरिका ने शीत युद्ध करके 15-16 अलग देश निकाले, यूक्रेन, बेलारूस, इस सब उसी का एक हिस्सा है। स्थिति को मैं भारत के नजरिए से आपको समझा रहा हूं। जैसे जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो एक संयुक्त भारत महान था, भारतवर्ष था, जिसका एक धर्म के आधार पर टुकड़ा हुआ और पाकिस्तान नाम का एक देश बना। फिर बाद में पाकिस्तान स्वयं को संभाल नहीं सका और उसमें से एक बांग्लादेश नाम का देश बना। मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन देश तो कम से कम एक देश थे। उसके पहले भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, भारत तो अफगानिस्तान तक फैला था। हमारे राजा रणजीत सिंह और हमारे राजा भोज की तो रियासत अफगानिस्तान तक थी, तो हम अफगानिस्तान तक फैले सीमाओं में थे। लेकिन अगर उसको बहुत पहले छोड़ भी दिया जाए तो अभी हम जैसे तो मान लो बहुत नए लोग हैं, लेकिन अभी इस देश में ऐसे लोग जीवित हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब एक ही था उस वक्त उनकी जन्म थी और आज भी वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पढ़ने गए हैं। हम ऐसे कई लोगों से स्वयं मैं मिल चुका हूं जिनकी पढ़ाई लाहौर में, कराची में, पेशावर में हुई है, ढाका, चिटगांव में जो लोग रहे हैं, घूमे हैं, ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं, मिला भी हूं। तो आप एक बात मानिए कि जैसे आज पाक आगंतुक कश्मीर है, उसमें अगर कोई दुनिया की शक्ति अपनी सैन्य ठिकाना बनाना चाहेगी तो क्या भारत उसकी इजाजत देगा? और क्या भारत को उसकी इजाजत देनी चाहिए? जब आप इस बात को समझेंगे तो आपको रूस की प्रतिक्रिया का पता चलेगा कि रूस क्या कर रहा है। मेरा बयान राकेश सिंह परमार का बयान है, ये भारत सरकार का या विदेश मंत्रालय का या भारत के नागरिक का बयान है। मैं एक समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं कि यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है। रूस से अलग हुआ यूक्रेन अपने आप को नेटो के साथ मिल करके और रूस पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान में से भागने के बाद खाली है। अमेरिकी की फौज बेमतलब बैठी हुई है और वो क्या कर रहे हैं इस बात के लिए उनको युद्ध चाहिए, क्योंकि उनको आदत है युद्ध का, लड़ते रहने का। अगर वो लड़ते नहीं रहेंगे तो उनमें जंग लग जाएगा।
अमेरिका का मुख्य अर्थव्यवस्था ही उनका हथियार का सप्लाई है। अगर दुनिया में शांति हो जाएगी तो उनका हथियार वाली फैक्ट्रियों में जंग लग जाएगा और सारे कामगार सड़क पर आ जाएंगे और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। तो अमेरिका का अपने हथियार का मार्केटिंग करते रहने चाहिए, दुनिया में हथियार का प्रदर्शन आवश्यक है। इसीलिए वो यूक्रेन को उकसाया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन अमेरिका और नेटो देशों के बहकावे में आकर के रूस से पंगा ले लिया। हमारे यहाँ एक कहानी कहा जाता है ना कि शेर सोया था, एक चूहा उसके मुंह पर कूद रहा था, गलती से शेर के मुंह खुल गए, चूहा उसके मुंह में घुस गया। यूक्रेन और रशिया की स्थिति यही है। रशिया दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। परमाणु हथियारों की जखीरा उसके पास इतना है कि वो पूरे पृथ्वी को 20 बार तबाह कर सकता है, फिर भी उसका परमाणु भंडारण खत्म नहीं होगा। हालांकि अमेरिका के पास भी परमाणु क्षमता है और वो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी रूस से पीछे है। परमाणु युद्ध अगर छिड़ जाएगा तो भारत या पूरा पृथ्वी उससे परेशान होगा। वो एक अलग इशू है, मैं उस इशू पर बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि बड़ी बात है, इसके लिए हमने मोदी जैसे देश का नेतृत्व दे रखा है, वो इस बात को जाने। मैं तो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपके स्वयं के लिए, कि कई लोग होते हैं कि उसका पड़ोसी कहता है कि कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उसके साथ लड़ लो, और उनके शक्ति पर वो लाठी निकाल करके उसके साथ भिड़ जाते हैं और पता चलता है कि खुद का सर फोड़ करके आ जाए। वो बाहर वाला आदमी जो उसको उकसाया हुआ था वो अभी अपने घर में आराम फरमा रहे, तब तक आप पिट पिटा करके आगे आ गए, जान भी जा सकती है, बच गए तो बच गए। अमेरिका को जो नहीं जाना उनको जानने के लिए बहुत माइक्रो साइंस की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को उकसाया, तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को तैयार किया। स्थिति ये हुई कि अमेरिका अफगानिस्तान से रात के कूप अंधेरे में मुंह छुपाता हुआ भागा और उसकी जो हवाई जहाज थी रनवे पर वो निर्दोष अफगानियों को रौंदती हुई चली। आपने वो विजुअल देखा कि एक तरफ जहाज रनवे पर दौड़ रहा है, उसी रनवे पर पब्लिक दौड़ रही है। जहाज के पंखुड़ियों में और जहाज के टायरों पर तक लोग लटक के गए। कई लोग तो जहाज के जब 40-50 फीट ऊपर गई तो चूंकि वहां पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, वो लोग बेहोश हो गए और गिर के नीचे मर गए। अफगानिस्तान का एक युवा फुटबॉलर भी जमीन पर आकर के चिथड़े निकल गए उसके, क्योंकि जब 40,000 फीट जहाज ऊपर उठी वेग में तो वहां पर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो नीचे गिर गया। वो सब विजुअल्स लोगों ने देखा है। अफगानिस्तान में बरसों रहने के बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान को नहीं बचा सका और मुट्ठी भर लड़ाके तालिबान के, जिनके पास खुद का हथियार का कोई फैक्ट्री नहीं था, उधार के हथियार पर इतने देर तक इतनी बड़ी सेनाओं का सामना कर सके, तो ये तो रसिया है। यूक्रेन को ये बात समझनी चाहिए थी। अमेरिका दुनिया में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दीजिए हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने के अलावा कि कहीं अमेरिका और अमेरिकी फौज कहीं दमदारी से किसी देश का साथ दिया हो। मुझे कोई इतिहास याद नहीं आता जहां अमेरिका ने किसी को कोई बड़ी दमदारी से मुकाबला करने में अपना योगदान दिया हो। हाँ, पीठ पीछे अपने हथियार बेचना अमेरिका का काम है, लोगों को उकसाना अमेरिका का काम है, और दो देशों में लड़वाना अमेरिका का काम है। अमेरिका रूस के बढ़ती हुई शक्ति से आज नहीं, आज 100 साल पहले से परेशान है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस को तोड़ने में अमेरिका ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दी और रूस को तोड़ करके ही माना, क्योंकि दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश रूस था। अमेरिका का प्रभाव तब तक प्रभावी नहीं हो पाता जब तक रूस के टुकड़े नहीं हो जाते या रूस कमजोर नहीं हो जाता। संयुक्त सोवियत संघ टूटा, 15 देश उसमें से बाहर निकले, रशिया की शक्ति कमजोर हुई, अमेरिका को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला और आज अमेरिका दुनिया का महाशक्ति स्व को घोषित कर चुका है। अब अमेरिका की नजर यूक्रेन पर थी। यूक्रेन रूस से अलग हुआ देश है, जो एकदम उसकी सीमाएं रूस से 3 जगह से मिलती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरा बलिया जिला है वो बिहार के 3 जिला से मिलता है। एक तरफ से आरा, दूसरे तरफ से छपरा और तीसरे तरफ से सिवान। मतलब बलिया का बिहार का 3 जिला सीमावर्ती है। उसी तरह से आप समझिए कि यूक्रेन
तीन तरफ से रूस से घिरा हुआ है। यूक्रेन में अगर नेटो फोर्सें पहुंच जाती तो उसको रसिया पर दबाव बनाने में मानसिक बढ़त मिलती, और अगर कहीं खुदा न खास्ता युद्ध जैसी स्थिति आती तो अमेरिका को तुरंत रिटेलिएट करने, मतलब तुरंत कार्रवाई करने के लिए समय की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो वहीं से फायर कर सकता था। अभी तो अमेरिका से फोर्स चलाएगा, तब तक रसिया की मिसाइलें उसको बीच में नष्ट कर देगी। लेकिन अगर यूक्रेन में फौज होती तो ये बात बहुत पहले हो सकता था। अमेरिका की चाहत यही थी कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बन जाए और अपनी फौज की वहां पर जमावड़ा करने की लीगल राइट बना ले। लेकिन ये इसके पहले कि होता, रूस इस चाल को समझ गया और रूस ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में कहा जाता है कि जीतता वही है जो सबसे पहले अटैक करता है। इजराइल इस बात को सबसे पहले मानता है। इजराइल एक तरफ युद्ध में समझौते पर बात करता रहे, उसकी राजनैतिक बातें होती रही, तब तक वो बमबारी करता रहता है। अभी गाजा में जो फिलीपींस और उसकी युद्ध हुआ वो आप सब देख रहे हैं कि उसने कहा कि ठीक है भाई, हम इजराइल फिलीपींस अपना हम लड़ते रहेंगे, तब तक तुम बात करते रहो, जिस दिन बात समाप्त होगा वापस ले लेंगे, तब तक तो हमारी फौज अपनी काम कर चुकी होंगी। ये बात भी रूस क्या बोला कि आप बात करते रहे, तब तक हम कार्रवाई करेंगे। और उसने अचानक पैराट्रूपर्स जो पैराशूट से उसके फौजी उतरते हैं, उन्होंने यूक्रेन की राजधानी में उतरा, सैन्य ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। नुकसान कितना है ये इसका वर्णन तो आप सवेरे से टीवी खोलेंगे तो और कोई समाचार ही नहीं है, सिर्फ यूक्रेन रूस है। मैं उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं जो समाचारों में। मैं तो चर्चा करता हूं जो कहीं नहीं होता है वो यहां होता है, जो कोई नहीं कहता है वो मैं कहता हूं। इसीलिए मैं आपको शाम को 10 बजे डिस्टर्ब करता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं वाकई डिस्टर्ब हो गया। यूक्रेन के विवाद से जो कुछ चीजें आपको समझ जानी चाहिए, जो कुछ चीजों पर आपको का ध्यान आना चाहिए, उसमें सबसे पहला चीज है कि अगर आप में स्वयं शक्ति नहीं है तो आप किसी शक्तिशाली देश से टकराने की दुस्साहस ना करें। अगर आपके पास हथियारों का जखीरा न हो तो आपसे अत्यधिक हथियार के जखीरे वालों से ना भिड़े। हमारे ठेठ भोजपुरी में कहते हैं कि दीवार में मूड़ी मारने से दीवार नहीं टूटता, सर टूटता है। यूक्रेन ये समझने में भूल कर गया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यूक्रेन रसिया विवाद पर एक बात आपको बताऊं, भारत के संदर्भ में भारत यूक्रेन रसिया संवाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और खास तौर से नेपाल को बहुत ज्यादा सबक लेने की आवश्यकता है। चीन के बहकावे में नेपाल आए दिन भारत और भारतीय संप्रभुता को जिस तरह से ललकार रहा है, वो उसको यूक्रेन को याद करके एक बार समझ लेना चाहिए कि उधार की सलाह है और बहकावे से आप कितना देर तक टिक पाएंगे। भारत की सहिष्णुता का परीक्षा आप कब तक लेंगे और उसका परिणाम क्या होगा, ये बात समझने वाली है। यूक्रेन आज दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है कि वो तमाम देश जो दूसरे के बहकावे में अपने से बड़े ताकतवर देशों से भिड़ने की दुस्साहस करते हैं, परिणाम देख ले। नाटो की कोई भी फौज अपना एक सिपाही भी यूक्रेन में नहीं उतारा उनकी मदद करने के लिए, सिर्फ बयानबाजी देते रहे, ट्विटर खेलते रहे और वहां पर रसिया बमबारी करता रहा और बमबारी कर रहा है। दुनिया में अमन चैन आवे, इस बात के लिए जरूरी है कि यूक्रेन और रूस जितनी जल्दी हो सकते युद्ध विराम की घोषणा करें और उनको करना भी चाहिए मानवता के नाते, क्योंकि लड़ाई यूक्रेन के फौज और रसिया के फौज में है। वो दोनों देशों के निर्दोष नागरिक जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं है, उनके जान माल का खतरे में डालने का क्या फायदा है। भारत का प्रधानमंत्री का रूस के राष्ट्रपति श्रीमान व्लादिमीर पुतिन से चर्चा प्रस्तावित है। वो अब जब उनका फोन लग जाएगा वो उससे बात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात पता चला है कि भारत महान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उनका सभी नेबर्स कंट्री जो यूक्रेन और रूस के हैं उनमें से बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों से चर्चा हुई है और कुछ से चर्चा प्रस्तावित है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो अवेटेड है वो ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा।
लेकिन जो एक मेरे छोटे बुद्धि में बात समझ में आ रही है, मैं विदेश मामलों का जानकार तो नहीं हूं और नहीं मैं ये दावा करता हूं, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान है उससे मैं ये कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री को इस टाइम वेट एंड वॉच का प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अभी आपको किसी गुट में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी देश मतलब अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस तक ने भी अभी खुली समर्थन किसी को नहीं दिया है। जबानी खर्चा जरूर उन्होंने किया है। भारत के प्रधानमंत्री की ये नैतिक जिम्मेवारी है। देश दुनिया में आप सर्वाधिक लोकप्रिय हैं और यूक्रेन के भारत में जो राजदूत हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे आग्रह किया है कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और रूस को इस बात के लिए मना है कोई यूक्रेन पर हमला ना करे। दुनिया आपको देख रही है और आप में भरोसा जमा रही है। ये भारत के नागरिक होने के नाते मेरे लिए बड़ा गौरव का बात है कि हम अभी आज के तारीख में एक ऐसे जननायक को अपना प्रधानमंत्री चुने हैं जिस पर दुनिया भरोसा कर रही है। महाशक्तियों के आपसी द्वंद्व में हमसे समझौते की उम्मीद की जा रही है, हमारी मध्यस्थता स्वीकार की जा रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री और भारत के पासपोर्ट की शक्ति है जो आपने प्रधानमंत्री को दिया है अपना एक वोट के लिए। तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री से यही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ पीस की अपील करें, किसी के तरफ पार्टी बनने की आवश्यकता नहीं है। ये तब है जबकि रूस आपका पुराना मित्र है और अमेरिका अभी अभी मित्र बना हुआ है। अभी जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ आपको जाना फायदेमंद रहेगा कि रूस के साथ जाना आपको फायदेमंद होगा, क्योंकि विदेशी संबंध लाभ हानि के आधार पर होता है, मटेरियल ग्राउंड पर नहीं होता है। विदेशी संबंधों में ये नहीं देखा जाता है कि यूक्रेन निर्दोष है या दोषी है, रशिया दोषी है या निर्दोष है। वो देखी जाती है कि भारत का फायदा कहां पर है। रशिया और भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है, बिजनेस प्रस्तावित है, वो खटाई में पड़ सकता है तो पैसा परेशान में फंस सकता है। और अगर अमेरिका से भी हमने बहुत सारे रक्षा उपकरण खरीदे हैं और कुछ खरीदना प्रस्तावित है। हमने नाटो देश फ्रांस से राफेल की एक बड़ी खेप ली है और अभी उसके बाकी खेप आने बाकी है, और एक बहुत बड़ा रक्षा खरीद का समझौता हमने फ्रांस और अमेरिका और साथ साथ रशिया से भी किया हुआ है। तीनों देशों से हमारा आर्थिक लाभ और आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, तो हमको तीनों के बीच तटस्थ रहने और दोनों को पीस के लिए मनाने के अलावा एक तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की इस बात पर भी नजर होगी कि पूछे ना याचे मैं दुल्हन की चाची की तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा अहित चाहने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री इमरान खान बिन बुलाए रशिया चले गए और रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो नेपाल का प्रधानमंत्री भी मिलना नहीं चाहता है। रूस का राष्ट्रपति का मिलना बहुत सारा मैसेज देता है और वो वीडियो सार्वजनिक दिखाया गया, समाचार चैनलों पर चला, पाकिस्तान में चला, रूस में चला और भारत के चैनलों पर चला। रूस के राष्ट्रपति कहीं इमरान खान के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को नसीहत तो नहीं दे रहे हैं, कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। ये बात भी समझने वाली है। रूस के राष्ट्रपति ये बात तो जानते हैं कि पाकिस्तान को अपने पाले में लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद में इतना बेकार और कंगाल हो चुका है कि वो अपने ही समस्या से इतना समस्याग्रस्त है कि वो हमारा क्या मदद करेगा। लेकिन कई बार होता है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है तभी बल्ब जलता है। दो पॉजिटिव जोड़ी मिलेंगे तो विस्फोट हो जाता है, दो नेगेटिव जलेंगे तो बल्ब नहीं जलता है। तो रूस का इमरान खान के साथ फोटो सेशन करना और उसको सार्वजनिक करना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से भारत को ये बताना तो नहीं है कि हमारा पाकिस्तान मित्रता बढ़ सकती है तुम्हारे कीमत पर या तुमसे ज्यादा। इन सब विषय को हमारे विदेश मामलों के जानकार जरूर इस पर अपनी पैनी नजर रखे हुए होंगे। एक बड़ा सौभाग्य है कि अभी जो विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री के रूप में आसीन है वो एक बहुचर्चित विदेश सचिव भी रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। कई देशों में राजदूत हैं, यूक्रेन और रशिया में काम किया हुआ उनको अनुभव भी है, और विदेश सचिव होने के नाते दुनिया भर के विदेश सचिवों से उनका सीधा संबंध है, डायरेक्ट वास्ता रहा है। मंत्रालय नहीं, अधिकारी वर्ग जो डिप्लोमेटिक डायलॉग होती है, जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के क्या नॉर्म्स होते हैं और क्या नजाकत होती है, उससे वो बढ़िया से वाकिफ है। और
डिप्लोमेटिक का महारत हासिल किया हुआ हमारा भारत का प्रधानमंत्री तो हमारे पास है ही है। तो वो सब लोग इस बात को बढ़िया से जानेंगे। हम तो सिर्फ अंत में आपसे सिर्फ यही बात कहेंगे कि जब युद्ध होती है तो सस्ता पेट्रोल काम नहीं आता, 200 यूनिट और 500 यूनिट बिजली काम नहीं आती, ना ही 5 किलो चावल और 2 किलो तेल काम आता है। इस टाइम काम आता है सशक्त नेतृत्व और ताकतवर नेता। दूसरा, राष्ट्र का नागरिक सबसे बड़ा ताकतवर होता है। यूक्रेन की जितनी तारीफ की जाए, यूक्रेन की महिला से लेकर के पुरुष, बूढ़े से लेकर के बच्चों तक ने हथियार उठा लिया है और ट्रेनिंग लिया है कि हम रूस से मुकाबला कर सकते हैं। जब इस तरह की लड़ाकू कौम आपके पास होगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेटो देश आपके पास आवे, आपका मदद करे, उसके पहले आपके जवान की मदद में आपका ईमान, आपका आवाम लगा हुआ है, ये ज्यादा फायदेमंद है, जिसकी हमारे देश में कमी है। कल्पना करिए कि अगर भारत पाकिस्तान में इस तरह से युद्ध छिड़ जाती तो क्या स्थिति होता। हमारे देश में हमने ऐसे भी नेता चुने हैं जो सबूत मांगते हैं, वो बताते कि सबूत दो, जो ये पैरेट ऊपर से उतरे हैं वो मिलिट्री वाले हैं। हमको सबूत दो कि जो ये टैंक उतरी है वो मिलिट्री वाली है, कि तुम्हारी खुद की टैंक है जो अपने आप को फायर कर रही है। हमने ऐसे बयान सुने तो हैं, हमने ऐसे बयान सुने हैं ना कि आपने पाकिस्तान में जा करके सैन्य कार्रवाई की, इसका सबूत क्या है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता लोग हमारे देश से पूछने लगे कि ये जो टैंक सड़कों पर दौड़ रही है पाकिस्तान की टैंक है कि तुम्हारी टैंक है। क्योंकि हमारे यहाँ तो नेता ये भी कह रहे हैं ना कि भाई जो हमारे सैनिक मारे गए थे कश्मीर में वो पाकिस्तान ने नहीं, हमने मारा था। ऐसे जो गद्दार नेता हमारे देश में होंगे और उनका पक्षधर लोग हमारे साथ होंगे तो हमको किसी और देश से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। दुश्मन हमारे अपने अंदर छुपे हुए हैं, उनसे मुकाबले की जरूरत है। और ये तब संभव होगा जब आप ऐसे लोगों से छुटकारा पाएंगे। और बड़ा संजोग का है कि अभी देश के कुछ राज्यों में चुनाव हो रहा है और अभी बहुत जगह का चुनाव बाकी है। जो मतदान हो चुका है वो तो पुनर्मतदान नहीं हो सकता, लेकिन जहां मतदान प्रस्तावित है, अभी होना है, वहां के लोग तो इन सब विषयों पर विचार करके मतदान कर सकते हैं। जब आप मतपेटी के सामने पहुंचे और ईवीएम के बटन पर उंगली दबाए तो 10-5 सेकंड का पॉज जरूर लें, रुकें और सोचें कि मैं जो बटन दबाना हूं वो मेरे अधिकारों को दबाने वाला तो साबित नहीं होगा, मेरा गला दबाने वाला साबित तो नहीं होगा, मेरे अरमानों का गला घोटने वाला साबित तो नहीं होगा, मेरे आमदनी पर डाका डालने वाला तो नहीं होगा, मेरी इज्जत का छीछा करने वाला तो नहीं होगा, माँ बेटियों का बलात्कारियों का समर्थन करने वाला तो नहीं होगा, देश में गुंडई बढ़ाने वाला तो नहीं होगा, सड़कों पर आतंक मचाने वाला तो नहीं होगा, माफियाओं का समर्थन करने वाला तो नहीं होगा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला तो नहीं होगा। इन सब चीजों को जब सोच करके आप मतदान करेंगे तो जरूर राष्ट्र प्रथम आपके दिमाग में आएगा। और अगर राष्ट्र प्रथम आएगा तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन से निशान पर बटन दबाना है। मतदान जरूर करिएगा और मतदान करने के पहले इन सब विषयों पर विचार करिएगा कि जब महामारी आती है, कोरोना आया था तो जिनका 200 यूनिट फ्री था उनके घर भी कोरोना का खतरा था, और जिनका 200 यूनिट फ्री नहीं था उनका भी कोरोना का खतरा था। कोरोना में 200 यूनिट फ्री ने काम नहीं किया। सशक्त नेतृत्व ने दुनिया में सबसे पहले भारत में टीका उपलब्ध करा करके किया और दुनिया भर को मुफ्त में टीका बंटवा करके किया। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया नेतृत्व मिलेगा और बढ़िया नेता चुनेंगे। यूक्रेन रशिया का विवाद तुरंत समाप्त हो, ऐसी उम्मीद और ऐसी मनोकामना के साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता हूं कि आज दुनिया आपके तरफ देख रही है और भारतवासी आपके तरफ देख रहे हैं। दुनिया को आप संभालिए। आपको संभालने के लिए 135 करोड़ लोग आपके साथ हैं। कुछ लोग इधर उधर वाले होते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बात बंद करने से पहले एक हल्की चर्चा कर लूँ आपके सामने कि पोलैंड के राजदूत का भारत के समाचार चैनलों पर इंटरव्यू आया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाचार वो बोल रहे थे और उनकी हिंदी पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा बढ़िया, शुद्ध और शानदार था। अगर प्रेम जी को नमस्कार। तो पोलैंड के राजदूत जो कि विदेशी नागरिक हैं, भारत में पोलैंड के राजदूत हैं,
अगर शुद्ध हिंदी और ममता बनर्जी से बढ़िया हिंदी बोल सकते हैं तो इस देश को सोचना पड़ेगा कि हम अपने देश में ऐसे ऐसे लोगों को भी राजगद्दी दे देते हैं जो राष्ट्रभाषा बोलने में या तो शर्माते हैं या परेशान होते हैं। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी उसी दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने एक देश में ऐसा वित्त मंत्री दिया जो कभी हिंदी नहीं बोला, एक ऐसा गृह मंत्री दिया जो कभी हिंदी नहीं बोला, यहां तक कि हमने अपने देश में प्रधानमंत्री भी एक ऐसा चुना है जो हिंदी में नहीं बोलता था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदी में नहीं बोलता था, वो हिंदुस्तान का भाग्य विधाता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सबसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप यूक्रेन के विवाद से सबक लें और अगर आप कमजोर हैं तो अपने से मजबूत से टकराने की गलती ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, विश्व शांति, परमो धर्म।